जय गौ माता की। आज हम आपको इस वीडियो में गौ माता के गुण, फायदे और इस पर काला धंधा करने, गोरख धंधा करने वाले लोगों के कुछ आंकड़े और कुछ धर्म से जुड़ी बातें शेयर करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हमने बहुत ही आंकड़े जुटाए हैं, अच्छे आंकड़े जुटाए हैं, कोई गलत फेक आंकड़ा नहीं होगा। आप थोड़ा सा जितना हो सका हमने दिखाने की कोशिश करें। हमारे सनातन धर्म में गाय का क्या महत्व है, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन आज लोगों ने उस महत्व को भुला दिया है। गाय में हमारे सभी देवी देवताओं का वास होता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं, कोटि का अर्थ प्रकार होता है। गाय में 33 प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार। ये मिलाकर कुल 33 होते हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा गाय को धुतकारा जाता है, उनका अपमान किया जाता है। गाय को माता का दर्जा दिया था, लेकिन आज गाय की क्या दशा बना रखी है हमारे देश में। सच्चाई है, गाय को हमारे धर्म में माता का स्थान दिया गया है, लेकिन आज उसी माता के साथ सामान्य पशु की तरह भी व्यवहार नहीं किया जा रहा। क्यों? पहले हम सभी के घरों में पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी, लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं किया जाता? पहले लोग गायों को लोई आटा देते थे। अमावस्या, पूर्णिमा, सोमवार और रविवार ऐसे रोज़ गाय को रोटी और लोई हर घर से दी जाती थी, जिससे कि वो भूखे ना रहे। लेकिन आज ऐसा नहीं किया जाता। क्यों? आज लोग गाय का दूध नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? जब तक गाय दूध देती है तब तक गायों को घरों में रखते हैं। जैसे कि गाय दूध देना बंद कर देती है, वैसे ही गायों को भूखा प्यासा खुला छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों? गाय खुलेआम घूमते रहती है। जब उन्हें भूख लगती है तो वो कचरा, प्लास्टिक, पॉलीथीन यह सब खाती है, तो उन्हें नुकसान पहुंचाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। लोग गायों का दूध कम लेते हैं, इसी कारण गायों का पालना बंद होता जा रहा है और गायों की संख्या कम हो रही है। पहले लोग गायों को कभी बेचा नहीं करते थे, चाहे वो दूध दे या ना दे। लेकिन आज लोग चंद पैसों के लिए गायों को कसाई को बेच देते हैं। एक गाय अपनी पूरी ज़िंदगी आपको दूध पिलाती है, लेकिन जब वो गाय बूढ़ी हो जाती है और दूध देना बंद कर देती है, तब आप लोग उसके लिए 2 टोकरा न्यार भी नहीं होता। तब उसे या तो खुला छोड़ दिया जाता है, घर से भगा देते हैं रोड पर भूखी प्यासी भटकने के लिए, या फिर कसाई को बेच देते हैं चंद पैसों के लिए। बड़ी शर्मनाक बात है। गाय का बछड़ा हो या बछिया, उन्हें घर में ही रखा जाता था, लेकिन आज बछड़े को खुला छोड़ दिया जाता है और फिर उन्हें आवारा पशु बोलने लग जाते हैं। और फिर उन्हीं आवारा पशुओं को कसाई चुप चोरी से ले जाकर काटते हैं और फिर बाज़ारों में बेचा जाता है, जिस पर कोई पाबंदी नहीं। गाय का दूध पीना अच्छा लगता है, बेचना अच्छा लगता है, लेकिन आपके घरों में गोवंश के धन के लिए 2 टोकरा न्यार नहीं होता, उन्हें खुला छोड़ देते हैं।
ऐसे गौवंश के धन को जिंदों को कुत्तों को खाते खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या बीतती होगी उन पर, कभी सोचा है? धिक्कार है ऐसे लोगों पर। अगर वही आवारा पशु खेतों में बढ़ जाए तो उन्हें गांव वाले मारते हैं, क्यों? क्या आपने कभी सोचा है उनकी भूख के बारे में? आवारा पशुओं को रोड पर गाड़ी बस वाले रोजाना न जाने कितने को मारते हैं, लेकिन ना तो उनकी पट्टी दवाई गोली के लिए आगे आता है और ना ही उनके बारे में सोचता है कोई। आप गाय के दूध और घी से तो नफरत करते हो। आपने ये कभी सोचा है कि जब गाय को कसाई ले जाते हैं और उसकी हड्डियों को दंत मंजन बनाने वाली कंपनियों को देते हैं, जो कि आज सुबह सुबह अपने मुंह में लेते हो, आप जो दंतमंजन करते हो उसमें गाय की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी चमड़ी से बने जूते पहनते हो, लेकिन दूध नहीं पी सकते। पीछे आपने एक बार सुना भी होगा कि नकली देसी घी बनाने वाली कंपनी में गाय की चर्बी की छापेमारी हुई थी, जो आप घी खाते हैं। गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जबकि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे इसका उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। 10 ग्राम गाय के घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला राजस्थान में पथमेड़ा में है। एक समय वो भी था जब भारतीय किसान कृषि के क्षेत्र में विश्व में सर्वोपरि था। इसका कारण सिर्फ गाय थी। गाय के गोबर से बना खाद खेती के लिए अमृत माना जाता था, लेकिन आज लोग बाज़ारों से रासायनिक खाद लाकर डालते हैं, जो खेती के लिए भी नुकसानदायक है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हरित क्रांति के नाम पर रासायनिक खेती द्वारा भारतीय कृषि को लगभग नष्ट कर दिया गया है। अब खेत उर्वर नहीं रही। अब खेतों से कैंसर जैसी बीमारियों की उत्पन्न होती हैं। पहले खेतों में गोबर से बना खाद और सूखे पत्तों को डाला जाता था, जिससे ना तो कीड़ा लगता था फसल में और पैदावार में भी वृद्धि होती थी, और लोगों की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती थी। पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर से किया जाता है। पंचगव्य कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य द्वारा शरीर की रोग निरोधक अक्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है। गाय के मूत्र पर शोध किया गया है कि 1 महीने में के गाय के मूत्र में लगभग 10 ग्राम सोना पाया जाता है। गैस और बिजली संकट के दौर में अगर गोबर गैस प्लांट लगाया जाए तो वह बायोगैस कभी समाप्त न होने वाला स्रोत है। जब तक गौवंश है तब तक हमें यह ऊर्जा मिलती रहेगी। एक प्लांट से करीब 7 करोड़ टन लकड़ी बचाई जा सकती है, जिससे करीब 3.5 करोड़ पेड़ों को जीवन दान दिया जा सकता है। करीब 3 करोड़ टन उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को भी रोका जा सकता है। गाय के घी से लेकर दूध, दही, मक्खन तक और गोबर से लेकर गौमूत्र तक सभी हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करने में काम आता है। अब बात करते हैं गौ हत्या और गौ वंश के मांस के बारे में।
जब मैंने गौ हत्या और गौवंश के मांस के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए तो सामने चौंकाने वाली बातें आई, जो बहुत दुखदाई और पीड़ादायी देने वाली बातें थी। पैसे कमाने के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। धर्म और इंसानियत को तो जैसे भूल ही चुका है। हमारे देश में बहुत सरकारें आई और गई, लेकिन किसी भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। गौ हत्या और गौवंश के मांस पर पाबंदी के लिए सरकार द्वारा गौशाला बना दी जाती है तो उसमें गायों का ध्यान ढंग से नहीं रखा जाता है। ना तो कोई डॉक्टर होता है उसमें गायों के इलाज के लिए और ना ही साफ़ सफाई होती है। तो क्या फ़ायदा ऐसी गौशालाओं का। मैंने खुद देखा है गायों को ऐसी गौशालाओं में तड़पते। भारत की सरकारें पैसे कमाती हैं। भारत बीफ निर्यात में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा। सरकारें पैसा कमाती हैं धड़ल्ले से बीफ निर्यात करके, इसलिए पाबंदी नहीं लगाती। जिस भारत में कभी मांसाहार खाना पाप माना जाता था, आज उसी भारत में 71% लोग मांसाहारी हैं। किसी के खाने पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन भगवान ने आपको दिमाग दिया है, सोचने के लिए खुद सोचिए। इस दुनिया में हमारे खाने के लिए हजारों लाखों तरह की चीज़ें हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, लेकिन आप अपनी जीभ के स्वाद के लिए आप किसी भी बेजुबान पशु का कत्ल करवाना सकते हो। अगर आपने एक छोटा सा ब्लेड भी लग जाए तो तुम्हारा जी निकल जाता है और उस बेजुबान पशुओं को जिंदा बेरहमी से काटा जाता है। सोचा कभी उन पर क्या बीतती होगी। हम सभी लोगों ने बूचड़खानों की बहुत सी वीडियो देखी है जहां गाय को काटा जाता है। कितनी बेरहमी से गाय को काटते हैं, वीडियो देखकर ही रूह कांप जाती है। गौ रक्षकों को गलत बताया जाता है, ठीक है, लेकिन क्या वो सही है जो गायों को काट कर रखते हैं घरों में। जो लोग इस तरह का काम करते हैं या कारोबार कर रहे हैं, जो इंसान तो हो ही नहीं सकते, राक्षसों से भी बदतर लोग हैं जो चंद पैसों के लिए किसी भी जानवर की हत्या करते हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक गौवंश का मांस की बिक्री मुंबई में होती है, क्योंकि मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा कसाई खाना देवनार है। देवनार में मीट, बीफ और पोर्क समेत कई प्रकार के मांस का व्यापार होता है। कसाई खाना देवनार में हर रोज़ 6000 पशु कटते हैं। यहाँ से दूसरे देशों जैसे यूएई, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में मांस सप्लाई होता है। जानकारों के अनुसार यहाँ लगभग 10 से 15 करोड़ का मांस रोजाना बिकता है। भारत के 10 बड़े बीफ एक्सपोर्ट्स जो हिंदू हैं, जो गौ माता का अपने निजी स्वार्थों के लिए चंद पैसों को कमाने के लिए उनकी यह दशा कर रहे हैं। अल कबीर तेलंगाना में के मेडक जिले के रुद्रम गांव में स्थित है। तकरीबन 400 एकड़ में फैला है यह बूचड़खाना। इसका मालिक है सतीश सबरवाल। यह भारत का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक है और विदेशों में भी दफ्तर बनाए हुए हैं। एक साल में 650 करोड़ रुपए का व्यवसाय करता है ये। अरेबियन एक्सपोर्ट्स के मालिक सुनील कपूर हैं। इसका हेड ऑफिस मुंबई में
मैनसन्स में है। यह कंपनी बीफ के अलावा भेड़ के मांस का भी निर्यात करती है। MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स के मालिक हैं मदन एबेट और कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। एबट कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, इसका बुचड़खाना पंजाब के मोहाली ज़िले में समगोली गांव में है। इसके मालिक हैं सनी एबट। अल नूर एक्सपोर्ट्स कंपनी का दफ्तर दिल्ली में है। इसके मालिक हैं सुनील सूद। इसकी ब्रांच उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुंबई इनमें भी। यह 35 देशों में बीफ का निर्यात करता है। AOV एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसका बुचड़खाना उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है। कंपनी का हेड ऑफिस नोएडा में। स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक कमल वर्मा हैं। इसका बुचड़खाना उत्तर प्रदेश के उन्नाव के चांदपुर गांव में है। इसका दफ्तर हापुड़ के शिवपुरी में है। पुणे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स, इसके निदेशक शास्त्री कुमार है। यह तमिलनाडु के नमक्कल में परमती रोड पर है। अश्वनी एग्रो एक्सपोर्ट्स, इसका बुचड़खाना तमिलनाडु के गांधीनगर में है। इसके निदेशक राजेंद्रन हैं। महाराष्ट्र फ्रूट्स प्रोसेसिंग के पार्टनर सनी खट्टर हैं। इस कंपनी का बुचड़खाना महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। इनमें से कुछ कंपनियों के मालिकों का कहना है कि हिंदू हैं और बीफ व्यवसाय में हैं, तो क्या होगा। मतलब ये जो आंकड़े आपको दिए हैं मैंने 10 बुचड़खानों के आंकड़े, इनमें से 70% हिंदू हैं, हिंदू। और क्या कहता है कि योगी कहता है ना बुचड़खाने बंद कर दिए उत्तर प्रदेश में। आज भी ये तो बड़े बड़े कुछ मैंने सर्च किए हैं वो आए हैं, छोटे छोटे बुचड़खाने बहुत हैं, अभी भी वो बंद नहीं हुए। हाँ, उनके खबरों के हिसाब से, उनके कहने के हिसाब से अपनी नज़रों में बंद हो गए हैं वो, लेकिन बंद नहीं हुए हैं। कोई रिकॉर्ड योगी दे सकता है कि हमने ये बुचड़खाना और इतने करोड़ का व्यापार किया करता, इतनी गायों को काटा करता, ये बंद कर दिया, उसकी कोई वीडियो शेयर कर सकता हो तो बताओ मुझे। तो आप देखिए हमारे हिंदू, क्या हम हिंदू कहलाने लायक हैं। तो आपको ये हमारे आंकड़े कैसे लगे, आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अगर आपके पास कोई आंकड़े हों या मैंने कुछ में गलत बोला हो, गलत कहा हो, गलत लिखा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गौ माता की।